हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टीडीएस एंड टीसीएस का टॉपिक। ये कवर्ड है सेक्शन नंबर 51 एंड सेक्शन नंबर 52 के अंदर। सेक्शन नंबर 51 डील करता है कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज जो कि टीडीएस कलेक्ट करने वाली है, टीडीएस डिडक्ट करने वाली हैं, और सेक्शन 52 डील करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर होली एंड सोलली उसके बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे टीसीएस कलेक्ट करेगा, किस किस से करेगा और कहां कहां पे नहीं करने की जरूरत उसको। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 51 जो कि बात करता है टीडीएस के बारे में। सो गाइज, सेक्शन नंबर 51। TDS. Now the story of TDS starts with the most basic चीज कि कौन TDS काटने वाला है। तो वहां पर हमारे पास आने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अदर देन, गाइज ये पहली एक्सेप्शन है इस चीज की, अदर देन डिफेंस, डिफेंस के अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो यहां पर TDS डिटेक्ट करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास आता है यहां पर कुछ लोकल अथॉरिटीज, उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है गवर्नमेंट एजेंसीज, एंड देन लास्टली हमारे पास आते हैं कुछ नोटिफाइड पर्सन्स जिसको अलग से गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती हैं जिनको टीडीएस काटना है। तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं। ये सब चीज़ें कौन होने वाली हैं कि कोई भी ऐसी इनकी कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बोर्ड जिसमें 51% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिल के शेयर है, तो उनमें से कोई भी हो सकता है 51%, या फिर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती है अंडर एनी एक्ट। ठीक है, तो इन सब लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है। किस रेट से करना है वो यहां पर दिया गया है हमारे पास। 1% CGST एंड 1% SGST, दोनों का मिला के 2% IGST। दिस इज द अमाउंट ऑफ TDS दैट इज टू बी डिडक्टेड। एक बात को याद रखना कि ये जो चार लोग हैं अगर आपस में कोई डीलिंग कर रहे हैं तो उस केस के अंदर TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इनका अगर आपस में कोई ऐसा, ये इनमें से कोई भी एक पर्सन है वो इस पर्सन से डील कर रहा है, उस केस के अंदर कोई भी TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो अभी तक हमने देखा कि इन चीज़ों में दो एक्सेप्शंस तो आपके सामने मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। पहली एक्सेप्शन हो गई कि डिफेंस और दूसरी एक्सेप्शन हो गई कि आपस में। ओके, नाउ एक और एक्सेप्शन आपके सामने लेके आऊँ तो वो है कि अगर जो अमाउंट है, अमाउंट इन्वॉल्व अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा है, उसी केस में TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। तो एक एक्सेप्शन आपके पास एक और बन गई कि अमाउंट इतनी होनी चाहिए। मैं साथ साथ आपको लेके चल रहा हूँ, जो भी एक्सेप्शंस बीच में आ रही हैं उनको कवर करता चल रहा हूँ ताकि आपको अलग से कंफ्यूजन ना हो, एक स्टोरी की तरह आपको चीज़ें याद रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कौन TDS डिडक्ट करने वाला है, सेकंड हमने देखा किस रेट से, थर्ड हमने देखा कितनी अमाउंट होगी तो डिडक्ट करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज कि आपने डिडक्ट करना था, आपने कर लिया, अब आपको डिपॉजिट भी तो कराना है ना। तो डिपॉजिट आपको कराना है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिस भी मंथ में, वो 30th को एंड हो रहा है, 31st को एंड हो रहा है, 28th को एंड हो रहा है, डजंट मैटर, किसी भी मंथ के एंड के 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको वो डिपॉजिट कराना है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज कि आप 10th को डिपॉजिट नहीं करा पाए, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो भाई उसके बाद आप जब भी डिपॉजिट कराओगे आपको 18% पर एनम के हिसाब से आपका यहां पर इंटरेस्ट बन जाएगा जो आपको पे करना पड़ेगा। डिडक्टर जब TDS डिडक्ट करेगा तो उसके बाद वो कौन सा फॉर्म सबमिट करने वाला है, तो वो हमारे पास होने वाला है GSTR 7। और वो क्या करेगा, वो रिसिपिएंट डिडक्टी को, यानी कि जो डिडक्टर है वो डिडक्टी को GSTR 7A में एक सर्टिफिकेट देगा जिससे वो उस अमाउंट का डिडक्शन ले सकता है कि भाई इतना GST तो मेरा TDS के फॉर्म में ही पहले ही कट चुका है, अब मुझे उसके अलावा का अमाउंट पे, अलावा जो अमाउंट बचती है वो पे करनी है। इस सर्टिफिकेट वो एक प्रूफ होगा और ई कैश लेजर से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, ई कैश लेजर, यहां पर हम ई क्रेडिट लेजर के अंदर उसको टच भी नहीं करने देंगे। TDS के अमाउंट को जो डील करने वाले हैं वो ई कैश लेजर के अंदर ही डील होगा। तो भाई यहां पर ये सारी चीजें हो गई है। अगर इन केस आपने ये जो TDS है ये ज़्यादा पे कर दिया तो उसके अंदर आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड के लिए आपको नॉर्मल प्रोसीजर से गुजरना होगा जो कि सेक्शन नंबर 54 के अंदर बताया गया है। लेकिन अगर जो डिडक्टी है वो इसका क्रेडिट ले चुका है तो उस केस के अंदर आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो ये केस भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन TDS डिडक्ट करने वाला है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि भाई
किस रेट से करेगा, कितनी अमाउंट तक करेगा, कब तक डिपॉजिट कराएगा, और अगर टाइम से डिपॉजिट नहीं कराया तो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये जो की पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। एमसीक्यूज में या फिर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको इन सब के पॉइंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करें अगर एक्सेप्शंस की, तो भाई मोस्टली तो मैंने आपके सामने कवर कर दी हैं कि भाई डिफेंस को नहीं पे करना, आपस में नहीं करना इनको, और 2,50,000 की अमाउंट तक नहीं करना। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस बनती हैं जो कि बहुत ही बेसिक और अंडरस्टैंडेबल है, आपको लगेगा कि यार ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। तो सबसे पहले तो अगर एग्जेम्प्ट है वो चीज़ तो उस केस के अंदर टीडीएस नहीं लगेगा ऑब्वियसली। लेविड, जीएसटी लेविड नहीं है उस पर, नॉट जीएसटी लेविएबल, ओके, तो उस केस के अंदर उसके अंदर टीडीएस नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 में सप्लाई फॉल करती है, यानी कि वो सप्लाई ही नहीं है, तो भाई उस केस के अंदर भी आपका ऑब्वियसली टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये तो हो गए बहुत ही कुछ बेसिक पॉइंट्स। एक पॉइंट और आपको जो ध्यान में रखना है वो ये बनता है कि अगर मान लो जो आप सेल कर रहे हो, सप्लायर जो है और प्लेस ऑफ सप्लाई है स्टेट ए के अंदर है एंड रेसिपिएंट है स्टेट बी के अंदर है, यानी कि वो बाहर है, इंटरस्टेट वो चीज़ हो गई, उस केस के अंदर टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ सेस का कंपोनेंट है, ठीक है, सिर्फ सेस का कंपोनेंट है उसके अंदर जीएसटी का कंपोनेंट नहीं है, तो भाई सेस के कंपोनेंट के ऊपर आपको टीडीएस नहीं काटना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अगर मान लो इन्हीं को पे करना है आरसीएम के अंदर, आरसीएम में आते हैं, तो यार खुद का ही टीडीएस खुद ही थोड़ी काटेंगे ये, तो इस केस के अंदर भी ऑब्वियस सी बात बनती है कि आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये था सेक्शन नंबर 51। काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल के अंदर इसको देख लिया है, समझ लिया है क्या क्या की पॉइंट्स हैं, जो जो आपको याद रखने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 52 की तरफ। सेक्शन नंबर 52 बात करता है हमारे पास टीसीएस के बारे में, जो कि डील करने वाले हैं हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होली एंड सोली किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या क्या करता है आपको भाई हमने पहले हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सर्विसेज होती हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओयो हो गया, ओला कैब्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अंदर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारे पास आता था कि अगर मान लो हमने क्या देखा था कि हमारे पास ओयो है, यानी कि एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, या फिर हमारे पास है अर्बन क्लैप, जिसके अंदर की क्या हो रहा है, आपको हाउस कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। एक थर्ड पॉइंट और था कि अगर आप मान लो फूड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो किसी ऐसे होटल से खाना आ रहा है जहाँ पर 7,500 रुपये से ज़्यादा टैरिफ वैल्यू बनती है, तो उस केस के अंदर तो भाई इन चीज़ों में आपको क्या ध्यान रखना है, 7,500 रुपये की टैरिफ वैल्यू। तो क्या होता था कि भाई इन सब केसेस के अंदर अगर तो इनमें से, तो यहाँ पर हम चेक करते थे इनकी थ्रेश होल्ड लिमिट। अगर इनमें से किसी की भी इसकी नहीं करेंगे थ्रेश होल्ड लिमिट चेक, इन दोनों केसेस में हम चेक करने वाले हैं थ्रेश होल्ड लिमिट। अगर इनकी थ्रेश होल्ड लिमिट एक्सीड करती है तो भाई इन्हीं को अपना जीएसटी पे करना है। बट अगर मान लो थ्रेश होल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करती है तो रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है इनको, और जीएसटी की जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, वो सब पूरी कौन करने वाला है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर ध्यान में रखते थे। अब आपका क्वेश्चन है कि भाई ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो भाई देखो टीसीएस का जो क्वेश्चन है वो कब अराइज होगा, जहां पर आप जीएसटी खुद पे नहीं कर रहे हो। जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर आरसीएम में आप एप्लीकेबल हो गए तो आपके ऊपर टीसीएस के टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लग रहे थे। तो सेम वे अगर जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सारी की सारी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है, तो भाई उस केस में जाहिर सी बात है, सिंपल बेसिक लॉजिकल सी बात ये बनती है कि आपका टीसीएस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीएसटी को ही आप डील कर रहे हो। आप उसके फादर से ही डील कर रहे हो, तो बेटे से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाता है। तो अगर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो ये जो जिनका टीडीएस का जीएसटी का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की है, तो वहां पर टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। टीसीएस के प्रोविजन सिर्फ वहां लगेंगे जहां पर जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की खुद है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आप ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, इसके थ्रू कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ये प्रोवाइडर है और ये रेसिपिएंट है। तो अगर ये इंसान, दो सिचुएशंस यहां पर निकलती हैं, अगर ये इंसान रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो टीसीएस लगेगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर तो
उस केस के अंदर जीएसटी पे कौन करने वाला है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इस केस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही आपका जीएसटी का जब लेना देना कर रहा है तो उसका टीसीएस का कोई पर्पस नहीं बनता, वो बीच में यहां से अलग हो जाएगा, उसका कोई यहां पर लेना देना नहीं रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। टीसीएस का रेट क्या होने वाला है हमारे यहां पर? टीसीएस का रेट होने वाला है 0.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.5% ऑफ एसजीएसटी एंड यस टोटल में 1% ऑफ आईजीएसटी। इस तरीके से यहां पर यह चीज आने वाली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई किस अमाउंट पे? तो वो आने वाली है नेट अमाउंट के ऊपर, यानी कि आपने जितनी भी सेल करी माइनस में जितना भी आपका रिटर्न या रिफंड आपको करना पड़ा, तो वो जो नेट अमाउंट निकल के आएगी उसके ऊपर आपका टीसीएस कलेक्ट होने वाला है। अब टीसीएस भी आपको कब तक डिपॉजिट करना है? वो करना है आपको जिस मंथ में आपने सेम वे जैसे टीडीएस में था, जिस मंथ में आपने पेमेंट इकट्ठी की है उसके 10th पे। अलग बात क्या है इसके अंदर कि आपका जो फॉर्म है वो उसमें जीएसटीआर 7 था और टीसीएस के अंदर जीएसटीआर 8 है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एनुअल स्टेटमेंट भी यहाँ पर फाइल की जाएगी, जो कि जाएगी जीएसटीआर 9B के अंदर, जो 31st ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको वो चीज़ सबमिट करनी है। तो भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। अब एक क्लैरिफिकेशन दी गई थी सीबीआईसी के थ्रू। उस क्लैरिफिकेशन के अंदर क्या हुआ था? टी डेवलपमेंट, टी का जो बिजनेस था उसके अंदर उन्होंने बात की थी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि अगर मान लो जो सेलर है वो टी का प्रोड्यूसर है तो क्या होने वाला है? तो भाई जितनी उसने नेट सप्लाई करी है उसके ऊपर उसका टीडीएस लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो सिर्फ एक ऑक्शनियर है, जो जितने भी टी और ये जो ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके गाइस ऑक्शन होते हैं, तो अगर वो ऑक्शनियर है तो उस केस के अंदर सिर्फ ब्रोकरेज की जो अमाउंट उसकी बनती है, जो वो ब्रोकरेज अपनी लेने वाला है, सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर ही टीसीएस का डीलिंग होने वाली है। खुद सप्लायर है, खुद प्रोड्यूसर है और वो सेल कर रहा है, तो उस केस के अंदर तो पूरी की पूरी अमाउंट। बट अगर मान लो कोई किसी इंसान के थ्रू वो ऑक्शन करा रहा है तो उस केस के अंदर जो ऑक्शनियर है उसकी जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर टीसीएस यहाँ पर कटने वाला है। तो भाई ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास हो जाएंगी। कुछ वही छोटे मोटे पॉइंट हैं जैसे हमने ऊपर देखे थे, वो क्या है कि अगर मान लो सम केसेस वेयर टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होने वाले, वो कौन कौन से हैं? भाई रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है उसको। तो ई कॉमर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो टीसीएस लगेगा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्ट्रेशन वाला सारा काम कौन करने वाला है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। जब वो सारा ही काम कर रहा है तो छोटा काम थोड़ी कराएंगे उससे, तो वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए आपको इस तरीके से चीज़ आ जाएगी। एग्जाम सप्लाईज है, कॉम्पोजिशन सप्लायर है क्योंकि कॉम्पोजिशन सप्लायर अलाउड नहीं है उस केस के अंदर, या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि आरसीएम में कवर्ड हैं, तो ये सब चीज़ें इसकी एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं। तो ये सब यहाँ पर था। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे कि मान लो अगर कोई फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो क्या करेंगे? उसको वुड बी लायबल टू पे टीसीएस। उसको टीसीएस तो भाई फिर भी पे करना पड़ेगा, जहां पर सप्लायर और कस्टमर्स आर इन इंडिया एंड शेल रजिस्टर इन ईच स्टेट और यूटी। तो भाई अगर मान लो फॉरेन का कोई बंदा है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन उसके जो सप्लायर्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं, तो उस केस के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड फिर टीडीएस टीसीएस के अंदर उसको डील करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें थी, यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं। बेसिकली मेन जो चैप्टर के अंदर था वो सब हमने समझ लिया है, कर लिया है। यही है इस चैप्टर के अंदर मेन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो रेट ध्यान रखना है आपको, इसके ऊपर आपको कुछ भी बेसिक काम करना पड़ सकता है। ई कॉमर्स वाला जो पार्ट है थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग है, आपको इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर आपको ई कॉमर्स वाला चैप्टर अच्छे से आता है तो आपके लिए समझना बहुत ईजी है। मैंने पूरा डिटेल में आपको ये चीज़ समझा दी है। उसके बाद हमने सबसे पहले हमने किया था टीसीएस वाला पॉइंट, तो वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो दिस वॉज ऑल गाइज। बहुत छोटा टॉपिक था, समराइज वे में हमने देख लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।